हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, स्टैटिस्टिक्स एज अ प्लूरल नाउन या फिर स्टैटिस्टिक्स इन अ प्लूरल सेंस। स्टैटिस्टिक्स एज अ प्लूरल नाउन में हम स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन करते हैं कि स्टैटिस्टिक्स क्या है, डेटा इन द फॉर्म ऑफ नंबर, या फिर हम कहें क्वांटिटेटिव फैक्ट्स और फाइंडिंग्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो हमारा है 1.35 बिलियन, तो ये हमारा क्या है, स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस, कि यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है वो किसके फॉर्म में है, नंबर की फॉर्म में। या फिर हम कहें कि क्वांटिटेटिव फैक्ट्स और फाइंडिंग्स। इन सिंपल वर्ड्स की कोई भी जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, कोई भी हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, अगर वो नंबर की फॉर्म में है तो वो क्या है, स्टैटिस्टिक्स। लेकिन हर एक नंबर को हम स्टैटिस्टिक्स नहीं कह सकते। ये आपसे पूछा भी जा सकता है 1 मार्क में कि फॉर एग्जांपल मैं अगर ये कहूं कि राम की पॉकेट मनी वो 100 रुपीज पर मंथ है, तो क्या ये स्टैटिस्टिक्स है? नहीं। अ काउ हैज 4 legs, तो क्या ये स्टैटिस्टिक्स है? नहीं। जबकि हम ये कह रहे हैं कि कोई भी इंफॉर्मेशन है अगर वो नंबर की टर्म में है तो वो क्या है, अभी तो हमने ये कहा कि कोई भी इंफॉर्मेशन अगर नंबर की टर्म में है, नंबर की फॉर्म में हमारे पास है, तो वो क्या है, स्टैटिस्टिक्स। लेकिन ये जो है कि राम की पॉकेट मनी 100 रुपीज पर मंथ है, इसको हम स्टैटिस्टिक्स नहीं कह सकते। तो किसी भी नंबर को स्टैटिस्टिक्स कहलाने के लिए जरूरी है कि उसमें कुछ फीचर्स होनी चाहिए, कि अकेले नंबर को हम स्टैटिस्टिक्स नहीं कह सकते। वो नंबर ऐसा होना चाहिए जिसको हम कंपेयर कर पाए। कोई एवरेज नंबर वो होना चाहिए, या तो एवरेज हो, मीन हो, मीडियन हो, मोड हो, या फिर वो ग्रुप में हो। कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कहा कि राम की जो पॉकेट मनी है वो 100 रुपीज पर मंथ है, तो ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है क्योंकि ये कोई एवरेज नहीं है और इसका हम किसी के साथ कंपैरिजन भी नहीं कर सकते। तो या तो फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूं कि पॉकेट अलाउंस ऑफ 11th कॉमर्स 200 रुपीज पर मंथ है, पॉकेट अलाउंस ऑफ क्लास 12th, तो यानी कि पूरी जो 11th क्लास है कॉमर्स, उसकी जो भी पॉकेट मनी है हर एक स्टूडेंट की, उसका हमने एवरेज फाइंड आउट कर लिया। पॉकेट अलाउंस ऑफ क्लास 11th कॉमर्स इज 200 रुपीज, तो ये क्या है, एक एवरेज वैल्यू है। तो ये हमारा क्या है, स्टैटिस्टिक्स है, क्योंकि इस एवरेज का हम कंपैरिजन कर सकते हैं 11th आर्ट्स के साथ या 11th साइंस के साथ, कि किसको ज्यादा पॉकेट मनी मिलती है, साइंस स्टूडेंट्स को, आर्ट्स स्टूडेंट्स को या कॉमर्स स्टूडेंट्स को। ये इसका हम कंपैरिजन कर सकते हैं 10th क्लास के एवरेज के साथ या 12th क्लास के साथ। तो कोई भी अकेला जो इंडिविजुअल नंबर है वो स्टैटिस्टिक्स नहीं है। स्टैटिस्टिक्स कहलाने के लिए जरूरी है कि या तो वो एवरेज हो या फिर वो ग्रुप में हो। कि फॉर एग्जांपल जो 11th क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं उन सबके अगर पॉकेट मनी गिवन है तो उस केस में भी हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि किसको पॉकेट मनी ज्यादा मिलती है और किसकी पॉकेट मनी कम है।
तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि कोई भी इंडिविजुअल जो नंबर है कैन नॉट बी कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। जो स्टैटिस्टिक्स है वो तो नंबर है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स मींस कि कोई भी इंफॉर्मेशन नंबर की फॉर्म में है, लेकिन हर एक जो इंडिविजुअल नंबर है कैन नॉट बी कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। किसी भी नंबर को स्टैटिस्टिक्स कहलाने के लिए जरूरी है उसमें कुछ फीचर्स का होना। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी मैंने आपको बताया, तो फर्स्ट जो फीचर है किसी भी नंबर के स्टैटिस्टिक्स कहलाने के लिए वो है एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। एग्रीगेट मींस टोटल। तो कोई भी नंबर अगर हमें फाइंड आउट करना है कि ये स्टैटिस्टिक्स है या नहीं, तो या तो वो नंबर कोई एवरेज हो ताकि हम उसका कंपैरिजन कर सके। फॉर एग्जांपल, इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है वो क्या है, एवरेज है। इंडिविजुअल हर एक पर्सन की इनकम नहीं है। इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है ये क्या है, एवरेज है। मींस जरूरी नहीं है कि हर एक इंडिविजुअल को इतनी ही पर मंथ सैलरी मिलती हो, लेकिन ये एक एवरेज को शो करता है कि जो भी हमारी जो इनकम है, टोटल जो इनकम है, उसको अगर हम डिवाइड कर दे टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन से, तो पर पर्सन या पर कैपिटा इनकम हमारी कैलकुलेट हो जाती है, तो ये एवरेज है। ऐसे ही अगर इंडिया की पर कैपिटा इनकम की एवरेज है और साथ में यूएसए की पर कैपिटा इनकम गिवन है, तो हम दोनों में कंपैरिजन कर सकते हैं। तो या तो वो एवरेज होना चाहिए या वो फिर ग्रुप में होना चाहिए। ग्रुप मींस की फॉर एग्जांपल अभी आपको मैंने कहा कि 11th क्लास के जो स्टूडेंट्स, अगर सबकी पॉकेट मनी गिवन है तो उस केस में हम कंपैरिजन कर सकते हैं। और अगर डेटा कंपेरेबल है तो इट मींस को हम उसको स्टैटिस्टिक्स बोल सकते हैं। तो फर्स्ट फीचर है एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। किसी अकेले नंबर को हम स्टैटिस्टिक्स नहीं कह सकते, वो नंबर या तो एवरेज होना चाहिए या फिर ग्रुप में होना चाहिए। मींस ऐसा नंबर होना चाहिए, ऐसे नंबर को हम स्टैटिस्टिक्स कहेंगे जिसका हम कंपैरिजन कर सके दूसरी कंट्री से, दूसरे स्टेट से या दूसरी सिटीज से, ताकि कोई ना कोई रिजल्ट हम फाइंड आउट कर सके। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कहें कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 1.37 बिलियन है, तो ऐसे ही ये हमारा एग्रीगेट है, टोटल है इंडिया की पॉपुलेशन का, और ये स्टैटिस्टिक्स है क्योंकि इस स्टैटिस्टिक्स का हम यूज कर सकते हैं कंपैरिजन के लिए कि हमारी पॉपुलेशन कितनी है, चाइना की पॉपुलेशन कितनी है, यूएसए की पॉपुलेशन कितनी है, पाकिस्तान की पॉपुलेशन कितनी है। तो कंपैरिजन से ही हमें पता चलता है कि हमारी जो इंडिया है वो सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड है, फर्स्ट नंबर पे चाइना है। तो स्टैटिस्टिक्स के लिए ऐसा नंबर जरूरी है जिसका हम कंपैरिजन कर सके, कोई रिजल्ट हम ड्रॉ कर सके। सेकंड जो फीचर है स्टैटिस्टिक्स एज अ प्लूरल नाउन की, वो है न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। कोई भी इंफॉर्मेशन है अगर वो नंबर की फॉर्म में नहीं है, देन वी कैन नॉट कॉल दैट स्टैटिस्टिक्स। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये कहूं कि इंडिया की पॉपुलेशन इज वेरी लार्ज, तो ये लार्ज, स्मॉल, रिच, पुअर, तो ये हमारा स्टैटिस्टिक्स नहीं है। अगर हम ये कहें कि पॉपुलेशन, इंडिया की जो पॉपुलेशन साइज है वो कितना है, 1.37 बिलियन, 137 करोड़ लोग हैं इंडिया में, तो वो क्या है, स्टैटिस्टिक्स। तो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड जो भी इंफॉर्मेशन है वो नंबर की फॉर्म में होनी चाहिए। अगर मैं ये कहूं कि हमारा जो वर्कर पार्टिसिपेशन रेशियो है 39% है, तो ये क्या है, हमने नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया कि 100 में से हमारे यहाँ पे 39 लोग ही सिर्फ काम करते हैं, बाकी के जो लोग हैं वो डिपेंड करते हैं इन 39 लोगों पे। तो ये क्या है, स्टैटिस्टिक्स। क्योंकि हम इसका कंपैरिजन भी कर सकते हैं कि हमारे यहाँ पे ये वर्कर पार्टिसिपेशन रेशियो है, चाइना में कितना है, यूएसए में कितना है, पाकिस्तान में कितना है।
तो किसी भी नंबर को स्टैटिस्टिक्स कहलाने के लिए जरूरी है कि वो इंफॉर्मेशन किसमें हो, इन टर्म्स ऑफ नंबर, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होनी चाहिए। नेक्स्ट जो फीचर है वो है अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कोर्सेज। जो भी फीचर्स हैं इनमें से अलग अलग इंडिविजुअल फीचर पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जितने भी फीचर्स हैं वो सारी आपको आनी चाहिए, किसी भी फीचर में डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट जो फीचर है कि कोई भी नंबर स्टैटिस्टिक्स है या नहीं है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस। मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस मींस कि कोई भी डेटा जो भी कलेक्ट किया जाता है, इट मस्ट बी अफेक्टेड बाय मल्टीपल कॉजेस। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये कहें कि इस साल हमारे यहाँ पे वीट का प्रोडक्शन अच्छा हुआ है, प्रोडक्शन ऑफ वीट, तो वीट का जो प्रोडक्शन है उसके इंक्रीज होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है इस साल बरसात अच्छी हुई हो, या हो सकता है इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी हो, या हो सकता है अच्छे बीज HYP सीड यूज किए हो, या हो सकता है अच्छे फर्टिलाइजर्स यूज किए हो। तो वीट का प्रोडक्शन इंक्रीज होने के देयर आर लॉट्स ऑफ फैक्टर। तो हम कोई भी डेटा कलेक्ट करते हैं कि वीट का प्रोडक्शन इस बार इतना हुआ है, इंक्रीज हो गया है पहले से, तो उसका सिर्फ एक रीजन नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहूँ कि इस बार वीट का प्रोडक्शन बहुत अच्छा हुआ है ड्यू टू मॉनसून, की बरसात बहुत अच्छी हुई और वीट का प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया, और एक्चुअल में जब हम वेरीफाई करें तो हमें पता चले कि बरसात अच्छी हुई नहीं, तो उस केस में जो भी डेटा हमने कलेक्ट किया है वो हमारा बेकार हो जाएगा। तो इसीलिए जब भी हम डेटा को कलेक्ट करते हैं तो इट मस्ट बी अफेक्टेड बाय मल्टीपल फैक्टर्स, अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस, कि कोई भी डेटा है उससे रिलेटेड बहुत सारे कॉज होने चाहिए, किसी एक सिंगल कॉज के बेस पे हम कोई डेटा कलेक्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो फीचर है वो है रीजनेबल एक्यूरेसी। रीजनेबल एक्यूरेसी मींस हमने यहाँ पे 100% एक्यूरेसी की बात नहीं की है, रीजनेबल एक्यूरेसी मींस वो डिपेंड करता है कि जो डेटा है वो कितना एक्यूरेट हो वो सिचुएशंस पे। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके घर में कितने मेंबर्स हैं, हाउ मेनी मेंबर्स इन योर फैमिली, तो आप कितने बताओगे, जितने हैं। अगर 5 है तो 5 बताओगे, 7 है तो 7 बताओगे। लेकिन अगर मैं पूछूं कि आपके विलेज में कितने या आपकी सिटी में कितने लोग रहते हैं, तो उस केस में 100% एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि आपके गांव में 509 पीपल रहते हैं, तो उस केस में आप बता सकते हो कि 505 है, यानी कि थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है। तो जो भी डेटा है वो रीजनेबल एक्यूरेट होना चाहिए, मींस वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि आपको कितने परसेंट एक्यूरेसी चाहिए। जितनी एक्यूरेसी रिक्वायर्ड है उतनी ही डेटा में होनी चाहिए, जरूरी नहीं है कि वो 100% एक्यूरेट हो। फॉर एग्जांपल कि जैसे जो भी पॉलिटिकल जो रैलीज होती हैं, तो उसमें हम जो भीड़ होती है उसका हम सिर्फ एक आइडिया लगाते हैं कि हाँ इसमें 2000 लोग थे, तो वो क्या है, रीजनेबल एक्यूरेसी, क्योंकि उस भीड़ में एक एक पर्सन को काउंट करना इज वेरी डिफिकल्ट टास्क। नेक्स्ट जो फीचर है वो है प्लेस्ड इन रिलेशन विद ईच अदर, या फिर हम कह सकते हैं म्यूचुअली रिलेटेड। म्यूचुअली रिलेटेड मींस कि जो भी डेटा है वो ऐसे पास पास रखा जाना चाहिए कि उनका कंपैरिजन पॉसिबल हो। म्यूचुअली रिलेटेड मींस फॉर एग्जांपल अगर हमें कंपैरिजन करना है हाइट का, तो उस केस में सबकी, जितने भी राम है, श्याम है, मोहन है, सबका हाइट होनी चाहिए।
अगर हमें कंपैरिजन करना है सबके इंग्लिश के मार्क्स का, तो सबके इंग्लिश के मार्क्स होने चाहिए। अगर हमें कंपैरिजन करना है वेट का, तो सबका वेट होना चाहिए। अगर हम ये कहें कि राम की हाइट है, श्याम का वेट है, तो उस केस में कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है। तो जो भी डेटा है वो म्यूचुअली रिलेटेड होना चाहिए, यानी कि प्लेस्ड इन रिलेशन विद ईच अदर, यानी कि सिमिलर डेटा होना चाहिए। हाइट है तो सबकी हाइट, वेट है तो सबका वेट, पॉकेट मनी है तो सबकी पॉकेट मनी, सैलरी है तो सबकी सैलरी, ताकि जो डेटा है उसका कंपैरिजन किया जा सके। अगर एक पर्सन की इनकम है और दूसरे का एक्सपेंडिचर है, तीसरे की सेविंग है, तो वो डेटा कंपेरेबल नहीं होगा। नेक्स्ट जो इसकी फीचर है वो है प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव मींस कि जब भी डेटा को कलेक्ट करें तो सबसे पहले उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्लियर होना चाहिए। कि फॉर एग्जांपल जो भी इन्वेस्टिगेटर है वो वर्कर्स की इकोनॉमिक कंडीशन को पता करना चाहता है कि जो वर्कर्स है वो किस क्लास से बिलोंग करते हैं, कि उनको कितनी गवर्नमेंट की हेल्प की जरूरत है या वो अच्छी कंडीशन में रहते हैं। तो इस केस में अगर ऑब्जेक्टिव प्री डिटरमाइंड है तो जो भी इन्वेस्टिगेटर है वो वर्कर्स का जब भी डेटा कलेक्ट करेगा तो उनकी इनकम से रिलेटेड डेटा उसमें जरूर इंक्लूड होगा। या फॉर एग्जांपल अगर जो क्लास टीचर है वो फाइंड आउट करना चाहे कि उसके जो स्टूडेंट्स है वो अपर क्लास से बिलोंग करते हैं या मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, तो उस केस में अगर ऑब्जेक्टिव प्री डिफाइंड होगा तो ही टीचर स्टूडेंट्स को बोलेगा कि आपको अपने फादर की इनकम इसमें मेंशन करनी है। अगर ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं है तो उस केस में जितने भी स्टूडेंट्स है वो मोस्टली नेम, फादर नेम, मदर नेम, एड्रेस, फोन नंबर, यही इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करते हैं। तो जो ऑब्जेक्टिव है वो प्री डिटरमाइंड होना चाहिए ताकि पहले से पता हो कि क्या डेटा हमें कलेक्ट करना है। नेक्स्ट जो इसकी फीचर है वो है एन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड। एन्यूमरेटेड मींस कि सेंसस मेथड भी यूज किया जा सकता है और सैंपल मेथड भी यूज किया जा सकता है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि हम एक अनुमान भी लगा सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं, या फिर काउंट भी कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। अगर मैं ये कहूँ कि आपकी फैमिली में कितने मेंबर है तो आप क्या करोगे? एन्यूमरेट करोगे, काउंट करोगे। लेकिन अगर हम कहें कि एक भीड़ में कितने लोग थे तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू काउंट देम। तो उस केस में हम क्या करते हैं? एस्टिमेट करते हैं कि ये जो भीड़ थी इसमें 500 लोग थे या 1000 लोग थे। तो जो भी डेटा है वो एन्यूमरेटेड भी हो सकता है या फिर एस्टिमेटेड भी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन। नेक्स्ट इसकी जो फीचर है स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस, कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर मींस कि जब भी इन्वेस्टिगेटर डेटा को कलेक्ट करता है तो जो भी डेटा है वो एक सिस्टम में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पहले आप इनकम का कॉलम बना दें और इनकम के बाद आप एड्रेस लिख दें और फिर आप अपना नाम लिखें। जो एक प्रॉपर जो प्रोसीजर है कि पहले आप अपना नेम लिखेंगे, फिर फादर नेम लिखेंगे, फिर आप अपना जो भी एड्रेस है या जो भी आपका फोन नंबर है या जो इनकम है, तो जब भी डेटा कलेक्ट करें तो एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में होना चाहिए। देखो स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस, या फिर हम ये कह सकते हैं स्टैटिस्टिक्स
एज अ सिंगुलर नाउन भी लिखा मिल सकता है। तो इस केस में हम ये टेबल बना सकते हैं कि सबसे पहले कलेक्शन ऑफ डेटा, कलेक्शन के लिए हम यूज करते हैं सेंसस और सैंपल मेथड। सेकंड हमारी स्टेज है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, और इसके लिए जो हम टूल्स, ये टूल्स, मेथड्स, टेक्निक्स और ये स्टेज है। स्टेजेस पूछे तो सिर्फ ये वाला पार्ट लिखना है कि कौन कौन सी स्टेज है। कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा, और इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। और अगर स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस पूछे तो आप स्टेज भी बताओगे, स्टेज के साथ साथ इसके जो टूल्स आप यूज करोगे ये क्या है। मेन अगर एक लाइन में आपको एक्सप्लेन करना है तो हम यही कहेंगे, टूल्स, टेक्निक्स, मेथड्स which we use while different stages of statistics। तो कलेक्शन के लिए जो टूल्स है वो है सेंसस एंड सैंपल। ऑर्गेनाइजेशन में जो टूल हम यूज करते हैं वो हमारा है टेलीबार एंड अरे। प्रेजेंटेशन के लिए हम जो टूल यूज करते हैं वो हमारे हैं टेबल, डायग्राम, ग्राफ। एनालिसिस ऑफ डेटा, जब हम डेटा को एनालाइज करते हैं तो मींस हम डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मूले यूज करते हैं, यानी कि एवरेज, एवरेज मींस मीन मीडियन मोड, या उसके बाद कोरिलेशन या डिस्पर्जन। और इंटरप्रिटेशन मींस मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज, मैग्नीट्यूड ऑफ कोरिलेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्पर्जन। तो ये हमारा है स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस, स्टैटिस्टिक्स एज अ सिंगुलर नाउन। टूल्स, टेक्निक्स, मेथड्स which we use while collection of data, organization of data, presentation of data, analysis of data and interpretation of data। इसमें से बेटा किसी में अगर डाउट है किसी भी टॉपिक के बारे में तो आप पूछ सकते हो। हमारा जो टॉपिक है वो हमारा है स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स, स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स में हम बात करेंगे सबसे पहले नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सेकंड, limitations of statistics, subject matter of statistics। अगर हमसे पूछा जाए स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स तो स्कोप में हम एक्सप्लेन करते हैं नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। नेचर मींस कि हमारा जो स्टैट्स है, जो स्टैटिस्टिक्स है वो आर्ट है या साइंस है। साइंस और आर्ट। तो हम ये कहेंगे कि जो स्टैटिस्टिक्स है वो साइंस भी है और आर्ट भी है। साइंस मीन्स एनी ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। फॉर एग्जाम्पल मीन्स कि जैसे आप अकाउंटेंसी में पढ़ते हैं तो अकाउंटेंसी में आपको पता है कि सबसे पहले आप जर्नल बनाएंगे, फिर आप लेजर में पोस्टिंग करेंगे, फिर आप ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, फिर बैलेंस शीट। और उनके लिए जो भी रूल रेगुलेशन है कि सबसे पहले जब आप जर्नल में एंट्रीज करते हैं तो कौन कौन से रूल रेगुलेशन आप फॉलो करेंगे, कि किसको डेबिट करेंगे, किसको क्रेडिट करेंगे। ये लेजर में जब आप पोस्टिंग करेंगे तो कौन से रूल्स को आप फॉलो करेंगे। तो वो क्या है, अकाउंटेंसी क्या है, साइंस है। तो ऐसे ही जो स्टैटिस्टिक्स है वो भी हमारा क्या है, साइंस है। एनी ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज मींस कि देखो स्टैटिस्टिक्स में भी हमें पता है कि सबसे पहले जो इन्वेस्टिगेटर है वो डेटा को कलेक्ट करता है, और डेटा कलेक्ट करने के लिए जो मेथड यूज करता है वो सेंसस एंड सैंपल मेथड।
और सैंपल मेथड में भी फिर अलग अलग मेथड्स हैं कि पर्सनल जो डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन है, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन है, या इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज है। सेकंड हमारी स्टेज है कि डेटा को कलेक्ट करने के बाद ऑर्गेनाइज किया जाता है, और ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम यूज करते हैं टेलीबार और फ्रीक्वेंसी का, यानी कि डेटा को कन्वर्ट किया जाता है इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज में। फिर हमारा थर्ड है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन के लिए हम यूज करते हैं डायग्राम, ग्राफ, उनके भी रूल रेगुलेशन है कि कैसे हम उनको ड्रॉ करते हैं। फिर एनालाइज करते हैं, और डेटा को एनालाइज करने के लिए हम कौन कौन से मेथड्स यूज करते हैं। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो स्टैटिस्टिक्स है वो क्या है, साइंस है। क्या स्टैटिस्टिक्स आर्ट है? आर्ट, हम उस सब्जेक्ट को हम आर्ट बोलते हैं जिसको हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज कर सकें अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो हम ये कहेंगे कि जो स्टैटिस्टिक्स है वो आर्ट भी है, क्योंकि हम इसको प्रैक्टिकल लाइफ में, अपनी एक्चुअल लाइफ में हम स्टैटिस्टिक्स का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने मार्क्स को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, तो वो क्या है? वी आर यूजिंग स्टैटिस्टिक्स इन आवर डेली लाइफ। तो जो स्टैटिस्टिक्स है वो साइंस भी है और आर्ट भी है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स का यूज हम एक्चुअल लाइफ में करते हैं, हमारी जो रियल लाइफ जो प्रॉब्लम्स है उनके लिए। कि फॉर एग्जांपल हम एवरेज कैलकुलेट करते हैं, हम मीडियन भी कैलकुलेट करते हैं, मोड भी कैलकुलेट करते हैं, या जो भी कोरिलेशन है कि वेरिएबल्स हैं वो आप पॉजिटिव हैं, उनमें रिलेशनशिप है, उनमें कोई रिलेशन है या नहीं है, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो जो स्टैटिस्टिक्स है वो हमारा साइंस भी है और आर्ट भी है। नेक्स्ट, जो स्टैटिस्टिक्स का स्कोप है उसमें हम डिफाइन करेंगे सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो सब्जेक्ट मैटर मींस कि स्टैटिस्टिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं। तो इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं सब्जेक्ट मैटर को। सब्जेक्ट मैटर मींस कि स्टैटिस्टिक्स में हम स्टडी क्या करते हैं। तो इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं टू पार्ट्स में, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स या फिर इन्फ्रेंशियल। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या है? जो हमने स्टडी किया स्टैटिस्टिक्स एज अ सिंगुलर नाउन में, मींस डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स मींस जो भी मेथड्स, टेक्निक्स, टूल्स we uses while collecting the data, organizing the data, presenting the data, analyzing the data and interpreting the data. तो descriptive statistics means कि इसमें जो भी different stages हैं statistics की, उसमें जो भी methods हम use करते हैं उसको हम क्या कहेंगे? descriptive statistics। और inferential statistics क्या है? इन्फ्रेंस करना मीन्स कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि हमारी क्लास में 100 स्टूडेंट है और उन 100 स्टूडेंट्स में से हमने 20 स्टूडेंट्स का सैंपल फ्रेम कर लिया, 20 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट कर लिया और इन 20 स्टूडेंट्स से रिलेटेड डेटा को कलेक्ट किया, और इसके बेस पे जो भी कंक्लूजन हमारा आएगा उसको हम अप्लाई करेंगे 100 स्टूडेंट्स पे। यानी कि 100 स्टूडेंट्स के लिए हमने कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया ऑन द बेसिस ऑफ दीज सैंपल्स। तो उसको हम क्या कहेंगे? इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। कि पूरी पॉपुलेशन में से